गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उनका नाम है उपसंयोजी यौगिकों का रसायन, जिसे अपन इंग्लिश में केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और ये चैप्टर जो है स्कोरिंग का चैप्टर है और इसमें आपके 5 या 6 टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर करना है और उसी टॉपिक के अंदर पढ़ के आप इससे अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब हम केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ें तो हमको इसमें देखना है कि होता क्या है। तो केमिस्ट्री ऑफ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो उसमें सबसे पहले आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, मतलब उपसंयोजी यौगिक की पहचान क्या होगी। अगर आप देखें तो मैंने क्या किया है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसमें मैंने एक ब्रैकेट बनाया है ना। आपको देख सकते हैं यहाँ मैंने क्या बनाया है, एक ब्रैकेट बनाया है और इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, इसी ब्रैकेट के बेसिस पर हम पहचान सकते हैं कि ये उपसंयोजी यौगिक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा K4, यहाँ पर लिखा K4, जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने शुरू में क्या किया, पोटेशियम कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका K4 है ना, और यहाँ पर आपने लिखा यहाँ पर Fe और यहाँ पर एक नाम दिया है CN6, है ना। अगर मैं बोलूँ कि इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, मैं इसका नाम बोलूँगा कि इसे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट बोलते हैं, और मैं ये बोलूँगा कि ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है या एक उपसंयोजी यौगिक है। मैं ये क्या बोलूँगा कि ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये एक उपसंयोजी यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है या उपसंयोजी यौगिक है ये, है ना। अब ये एक उपसंयोजी अगर यौगिक है तो इसमें क्या, कैसे, किसको पहचानेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर शुरू में ये दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे धनायन, पॉजिटिव आयन बोलते हैं, है ना, या इसको पॉजिटिव काउंटर आयन भी कह सकते हो आप। दूसरा आप यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर जो भी रहेगा इसको बोलेंगे धनायन, धनायन ही बोलेंगे, इसको बोलेंगे केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल। यहाँ पर आपको Cn दिखाई दे रहा है, इस प्लेस में आपका जो भी रहेगा उसे अपन बोलेंगे लिगैंड, जो भी रहेगा हिंदी में से संलग्नी, अंग्रेजी में से लिगैंड, अंग्रेजी में भी लिगैंड बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 6, इसको बोलेंगे उपसंयोजी संख्या, उपसंयोजी संख्या, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इस नंबर को। और यहाँ पर आपको जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है बड़ा सा, इस ब्रैकेट का क्या बोलेंगे, इस ब्रैकेट को बोलेंगे उपसंयोजी मंडल, उपसंयोजी मंडल, उपसंयोजी मंडल, या अंग्रेजी में इसका नाम होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उपसंयोजी मंडल। अब यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, इन दोनों को माइनस करके देखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, तो ये जो 2 मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण संख्या, या इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, या इसी को बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों सबसे पहले जब हम पार्ट को पढ़ें तो इस पार्ट को पढ़ने से पहले आपको ये क्लियर हो जाए कि ऐसा अगर कहीं ब्रैकेट दिखाई देता है और ब्रैकेट से पहले आपके पास कोई पॉजिटिव आयन है और ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ें हैं, मेटल होना चाहिए, और उसके अगल बगल कोई भी जुड़े हैं, और तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को अपन क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और यही चैप्टर में हमारा इंक्लूड है, इसी को पढ़ना है। तो मैंने दिखाया, इसमें बहुत सारे नाम लिखे हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 करके, तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि किसको क्या कहते हैं। अब बात ये आता है कि अगर ये उपसंयोजी यौगिक हैं तो और कौन से यौगिक होते हैं, इसके अलावा उपसंयोजी यौगिक हैं तो इसका कंपेयर किस यौगिक से करेंगे। तो प्रश्न ऐसा भी आता है कि ये जो उपसंयोजी यौगिक है ये एक प्रकार के लवण बनाते हैं, जैसे हमारा नमक होता है ना, जैसे हमारा नमक होता है, नमक को हम लवण बोलते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें 2 आयन्स होते हैं, सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन। ठीक उसी टाइप से जब इसको अपन तोड़ेंगे, किसको, इस संकुल को, इस कॉम्प्लेक्स को, तो यहाँ पर ये पोटेशियम 4 बार अलग हो जाएगा, 4 पोटाशियम, और ये पूरा का पूरा आपका अलग हो जाएगा Fe, यहाँ पर है Cn, यहाँ पर है 6, और इस ब्रैकेट के बाद लगाएंगे 4 माइनस। तो आपने देखा यहाँ पर 4 पॉजिटिव आयन है
और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये पूरा का पूरा 4 नेगेटिव आयन है। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव में ये लवण है तो ये भी एक लवण है, ये भी एक सॉल्ट है ना। इसको अपन बोलेंगे संकुल लवण, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। प्लस और माइनस में जब डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, तो इसे अपन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। तो जब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है तो इसकी कंपेयर किससे करनी है और कौन से सॉल्ट होते हैं। तो सॉल्ट 2 प्रकार के होंगे, हम इसके बाद ये टॉपिक पढ़ेंगे कि सॉल्ट आखिर में होते कितने प्रकार। तो बच्चों सॉल्ट जो है वो आपके 2 प्रकार के होंगे जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, और इससे अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो सॉल्ट होंगे, जो लवण होंगे, वो 2 प्रकार के होंगे। आप नोट कर लीजिए, लवण के प्रकार, ठीक है। तो जब आप इसको पाठ को पढ़ें तो 2 प्रकार के लवण मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से एक लवण जो होगा उसको हिंदी में बोलेंगे द्विक लवण, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डबल सॉल्ट, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे डबल सॉल्ट। ठीक उसी टाइप से जो दूसरे लवण की ओर हम जाएंगे तो उसका नाम होगा संकुल लवण, नाम होगा संकुल लवण, या इसी को अपन बोलेंगे इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो एक हमारा बन गया क्या, डबल सॉल्ट, और एक हमारा जो बन गया वो बन गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब हम पता कैसे करेंगे कौन सा सॉल्ट डबल सॉल्ट है और कौन सा सॉल्ट आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा है, ठीक है। आप में ध्यान दीजिएगा कि मैं जो हिंदी में टर्म्स यूज करता है उसको आप इंग्लिश में भी मैं बोल रहा हूं तो समझ जाना, ठीक है। तो डबल सॉल्ट एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो एक है द्विक लवण और एक है आपका संकुल लवण। तो जैसे मैं कुछ नेम्स कंसीडर कर रहा हूं आपके सामने, जैसे आपका नाम है फिटकरी, फिटकरी है ना, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं पोटाश एलम, पोटाश एलम के नाम से जाना जाता है। और एक लिखिएगा मोहर लवण, या मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इन दोनों के फार्मूलेस देखते हैं। मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों जो हैं द्विक लवण में आते हैं, डबल सॉल्ट में आते हैं। कैसे पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा। जब हम डबल सॉल्ट की बात करें तो डबल सॉल्ट में पहला फिटकरी का नाम देखता हूं मैं। फिटकरी का नाम देखा जाए तो क्या फार्मूला होगा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। मतलब ये जो बनाया मैंने ये फिटकरी का है ना, फार्मूला है फिटकरी का। दूसरा हम देखते हैं किसका, मोहर सॉल्ट का, है ना। तो इसका फार्मूला होता है फेरस सल्फेट, फिर आता है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम NH4 लिख लीजिए, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट इंटू यहाँ पर आ जाएगा 6H2O, ठीक है। तो फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6H2O को मिला करके हमारा बनता है मोहर सॉल्ट बनता है। तो मोहर सॉल्ट में आप देखेंगे वाटर के जो है 6 मॉलिक्यूल्स हैं, और आपका आपने देखा कि जब आपका पोटाश एलम है तो उसमें आपके वाटर के 24 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये डिफरेंस है। अब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में मैंने बताया कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, जैसे मैंने ले रहा है K4FeCN6, ये हो गया। तो दोनों में अंतर क्या है, तो परीक्षा में जब पूछेगा कि दोनों में अंतर क्या है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो द्विक लवण होते हैं, ठीक है, जो द्विक लवण होते हैं ये क्रिस्टल की अवस्था में रहते हैं। जैसे इसको जल में घोला जाता है तो ये अपने आयनों में पूरी तरह से टूट जाते हैं। जैसे अगर इसको हम पानी में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएंगे, कौन, द्विक लवण पूरी तरह से टूट जाएंगे अपने आयनों में। लेकिन संकुल लवण जो होता है, ठीक है, ये अपने आयनों में टूटते तो हैं लेकिन केवल एक धनायन में और एक ऋणायन में टूटते हैं। इसमें बहुत सारे धनायन ऋणायन है ना, और इसमें एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन में टूटेगा, ठीक है। और ये इनका अस्तित्व ठोस अवस्था में रहता है। द्विक लवण का जो अस्तित्व है, एक्सटेंस है, वो सॉलिड स्टेट में होता है, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का अस्तित्व जो है सॉलिड में भी हो सकता है, ठीक है, और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी हो सकता है। किसका, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। ज़्यादा आयन में कौन टूटेगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका डबल सॉल्ट होते हैं, जो आपके द्विक लवण होते हैं, वो लवण जो है वो ज़्यादा जल में क्या होते हैं, अपने आयनों में विभक्त होते हैं। संकुल लवण अपने आयनों में उतने विभक्त नहीं होते हैं। उसके बाद आता है कि द्विक लवणों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं, मतलब ये डबल सॉल्ट के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो उसी के समान होगी जिससे वो बना हुआ है ना।
जैसे पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और पानी। तो पोटेशियम सल्फेट का गुण, एल्यूमिनियम सल्फेट का गुण और वाटर के जो गुण होंगे वो गुण जो हैं फिटकरी में भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन जैसे ही संकुल लवण को तोड़ दिया जाता है तो संकुल लवण के भौतिक और रासायनिक गुण उनके उस प्रकार से नहीं होते हैं जैसे द्विक लवणों में होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि जब द्विक लवण को लिखते हैं, मतलब डबल सॉल्ट को लिखते हैं तो पूरा लिखते हैं, है ना, और ऐसा पूरा ही लिखते हैं डबल सॉल्ट्स को। और जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को अपन लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, बड़े से कोष्टक में लिखा जाता है। ये दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, है ना। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या अंतर है। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका आ जाएगा वर्नर का सिद्धांत। क्या जाएगा, वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का जो सिद्धांत होगा वो आएगा आपका। तो ठीक है था, वर्नर का सिद्धांत, ठीक है, वर्नर का जो सिद्धांत आएगा वो आएगा। अभी वर्नर का जो सिद्धांत है वो क्या बोलता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो वर्नर की थ्योरी है, जो वर्नर की थ्योरी है वो बताती है इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, इस कॉम्प्लेक्स के कैरेक्टर के बारे में, K4FeCN6। मतलब वर्नर ने जो उपसंयोजी यौगिक होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनके लिए कुछ अभिगृहित दिए हैं, उनके लिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं। किसने, अल्फ्रेड वर्नर ने। तो वर्नर का कहना यह है, मैं बता रहा हूँ, सुनते जाइएगा, इसके डायग्राम को देख के समझते भी जाइएगा। वर्नर का जो सिद्धांत है, वर्नर का जो उपसंयोजकता का सिद्धांत है, उसके अनुसार ये बताया जाता है कि जो धातुएं होती हैं, मतलब जो धातुएं होती हैं, उन धातुओं में दो प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती हैं। जो पहली संयोजकता होगी, जो पहला होगा उसको बोलेंगे प्राथमिक संयोजकता और दूसरा को बोलेंगे द्वितीयक संयोजकता। पहला नियम ये है, प्रत्येक धातु, अब बोलोगे सर ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कहाँ पर होगी, तो याद रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर में जो रहेगा धातु के बगल में, वो द्वितीयक संयोजकता को या सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। और ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर अगर कोई रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, तो वो आपका रिप्रेजेंट करता है उसकी प्राइमरी वैलेंसी को, प्राथमिक संयोजकताओं को। तो प्रत्येक धातु चाहेगा कि मेरी जो प्राथमिक संयोजकता हो और जो द्वितीयक संयोजकता हो वो संतुष्ट रहे, है ना। मतलब हर धातु ये चाहेगा, मतलब धातु का ये काम है ये चाहना कि मेरी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताएं क्या हो, संतुष्ट हो। लेकिन होता वास्तव में ऐसा नहीं। जो प्राथमिक संयोजकता है, जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं, वो चूंकि ब्रैकेट के बाहर या ब्रैकेट के पहले होती है, तो वो हमेशा प्राइमरी वैलेंसी जो है वो जो बाहर आ रहती है वो हमेशा टूटी फूटी रेखा से सेटिस्फाइड होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है वो हमेशा खड़ी रेखा से संतुष्ट होती है ना। मतलब अगर हम रिप्रेजेंट करने की बात करें कि अगर हम कोई डायग्राम बनाएं इस कॉम्प्लेक्स का और ये पता लगाएं कि कौन सी वैलेंसी को डॉट लाइन में रिप्रेजेंट करना है और कौन सी वैलेंसी को अपने को खड़े लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, उसको अपन हमेशा खड़ी रेखा से, स्ट्रेट लाइन से करेंगे, और जो हमारा बाहर रहेगा उसको अपन टूटी फूटी रेखा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दूसरा नियम हो गया। अगला नियम बोलता है कि प्रत्येक धातु आयन की जो द्वितीयक संयोजकता है वो निश्चित होती है। मतलब जो धातु आयन होंगे उसकी द्वितीयक संयोजकता निश्चित होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर लोहा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आयरन बना रहा है, तो आयरन में या तो 2+ आएगा या तो आयरन में 3+ आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। कॉपर है तो कॉपर में या तो 1+ आएगा या तो कॉपर में 2+ आएगा, है ना। अगर आपके पास मरकरी है तो मरकरी में या तो रोमन में लिखेंगे 1+ आएगा और या तो 2+ आएगा। यहाँ पर मैं 1+ 2+ के जगह में रोमन में लिख दे रहा हूँ, उसका मतलब इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं और भी बहुत सारे, जैसे क्रोमियम का हमेशा क्या आएगा, 3+ आएगा। कोबाल्ट का भी हमेशा 3+ आएगा। मतलब कहने का ये है कि प्रत्येक धातु आयन में जो द्वितीयक संयोजकता होगी, कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर हम बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो निश्चित हो। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी निश्चित तब होगी जब एक संयोजकता का निर्धारण किया जाएगा। और अगला और सबसे अंतिम जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्नर का सिद्धांत का। वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है
कि अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स वैसे 3 टाइप के होंगे, एक टेट्राहेड्रल, एक ऑक्टाहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर, मतलब एक अष्टफलकीय, एक चतुष्फलकीय और एक वर्गाकार, है ना। अगर किसी में 6 लिखा है तो इसका मतलब वो संकुल क्या होगा, अष्टफलकीय संकुल। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संकुल है, जैसे यहाँ पर 6 लिखा है तो ये अष्टफलकीय संकुल होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स है 4 लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो टेट्राहेड्रल होगा, चतुष्फलकीय होगा, है ना। और कभी कभी 4 अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो वर्गाकार भी हो सकता है, मतलब वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। तो ये मेन बातें हैं, ठीक है, संकुलों के आधार पर, वर्नर के सिद्धांत के आधार पर। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहाँ पर लिखा Ni, यहाँ लिखा Cn, यहाँ लिखा मैंने 6 और यहाँ पर कर दिया 4 माइनस, और मैंने एक और नाम लिखा, यहाँ पर लिखा Ni, यहाँ पर लिखा C कैपिटल O, यहाँ लिखा 4। अब बात ये आता है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिगैंड जो ब्रैकेट में है 4 लिखा है, यहाँ पर भी 4 लिखा है, लेकिन जब हम इसको प्रूव करेंगे, जब इसको प्रूव करने के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो हम इस बात को कंसीडर करेंगे कि 4 का मतलब केवल चतुष्फलकीय नहीं होता है, 4 का मतलब हमारा यहाँ पर वर्गाकार भी हो सकता है, 4 का मतलब हमारा यहाँ पर चतुष्फलकीय भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आगे जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो इसके बारे में कंसीडर करेंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारा वर्नर का सिद्धांत। वर्नर के सिद्धांत के बाद सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब अपन इस चैप्टर के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले इनको डिफाइन करने को आता है, कभी कभी आपको डिफाइन करने को आता है। जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स मैंने बताया, एक फेमस नाम है, इसको तो आप याद रखिएगा, K4FeCN6, इसको तो आ जाए क्योंकि इसी का ज़्यादातर यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका पोटाशियम, इंग्लिश में भी पोटाशियम, फिर हो जाएगा हेक्सा, है ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा साइनो, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर फेरेट। तो पोटाशियम हेक्सा साइनो फेरेट, ये एक मैंने नाम दिया, पोटाशियम हेक्सा साइनो फेरेट, 6 से 4 गया, यहाँ आया 2। अब अगर आपको इसमें दिखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आपका पहला तो काउंटर आयन है, क्या है, जो शुरू में आपको दिखाई दे रहा है काउंटर आयन, बाद में अगर नेगेटिव रहता, यहाँ पर भी कोई नेगेटिव रहता तब भी वो काउंटर आयन होता, बाहर अंदर में जो रहेगा। अब मेरी बात बच्चों समझ में ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका काउंटर आयन तो है और साथ ही साथ आपका एक मेटल भी है जिसको हम धातु बोलते हैं, ये देखिए। उसके बाद आपका एक लिगेंड है जो धातु के बगल में जुड़ा हुआ है, साइनाइड, और यहाँ पर एक नंबर भी दिख रहा है आपको जिसके बारे में मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं, उप सह संयोजन संख्या, या जिसको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। और एक आता है उप सह संयोजन मंडल। तो सभी के बारे में लगभग हमने देख लिया, ठीक है, काउंटर आयन, मेटल, लिगैंड, ये और ये। अब इनको अगर हमको डिफाइन करना है, इनको हमको परिभाषित करना है, इसकी परिभाषा बतानी है, इसकी डेफिनेशन बतानी है, तो कैसे बताओगे आप? देखिए डेफिनेशन बहुत इजी है, आप खुद बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कोई किताब देख के नहीं बता रहा हूँ, है ना, मैं आपको उसको डिफाइन को करना बताऊंगा कि कैसे इसको डिफाइन किया जाए। तो बच्चों सबसे पहले अपन देखेंगे काउंटर आयन। तो आप अपने शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के आउटसाइड में या उसके इनसाइड में, मतलब उसके पहले या कॉम्प्लेक्स के बाद में जो भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं उसको अपन काउंटर आयन बोलते हैं। अब दूसरी बात आया धातु किसको बोलते हैं। देखिए धातु मतलब जो डी ब्लॉक के तत्व होंगे वो धातु होंगे। इस चैप्टर में आप ध्यान देंगे कि इस चैप्टर में आप जब आईपीएससी नाम पढ़ेंगे तो आपकी मुलाकात केवल उन्हीं धातुओं के साथ होगी जो डी ब्लॉक के होंगे। ये डी ब्लॉक के ही एलिमेंट क्यों होंगे तो इसके बारे में मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बताऊंगा आपको कि इसके परमाणु का आकार छोटा होता है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता अच्छी होती है, इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों को ही अपन मेटल के रूप में सेलेक्ट करते हैं। अब बच्चों बात ये आता है कि धातु क्या है। तो धातु का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करता है, मतलब लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर को देना और धातु का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना।
तो आप बता सकते हैं कि कोई भी अणु, कोई भी परमाणु, ऐसा ना बोलिएगा, धातु का मतलब सीधा बोलिएगा कि जो लिगैंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, ग्रहण कर ले और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दे, उसे हम मेटल बोलते हैं। अब लिगैंड किसको बोलते हैं? लिगैंड का मतलब है कि कोई भी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन, मतलब कोई भी अणु, परमाणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कैपेसिटी रखता हो, किसको? धातु को, और दे करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता हो, उसके ऊपर लिगैंड बोलेंगे। लिगैंड का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट करे धातु को, मेटल को, और दे करके एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दे, उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन लिगैंड बोलते हैं। अब आता है कि ये नंबर क्या होता है? उपसहसंयोजी संख्या, ये जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, या हिंदी में क्या बोलेंगे? उपसहसंयोजी संख्या। आप देखेंगे कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो लिगैंड है, उस लिगैंड को एक संख्या से अपन रिप्रेजेंट किए हैं, उस लिगैंड को एक नंबर से आपने क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है। तो वो जो नंबर है ना, उस नंबर को क्या बोलते हैं? उसी नंबर को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन याद रखिएगा बच्चों कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो लिगैंड का नहीं होता है, भले ही लगा है लिगैंड के साथ, लेकिन एक्चुअली में जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है ये लिगैंड का नहीं है, बल्कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपका मेटल का है। धातु की उपसहसंयोजी संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। अब हमारा लास्ट का दिया है उपसहसंयोजी मंडल, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कैसे डिफाइन करेंगे आप? तो देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब होता है एक टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट। एक आपको यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको स्क्वायर ब्रैकेट? तो उस स्क्वायर ब्रैकेट में आपके धातु भी इंक्लूडेड है, धातु भी आते हैं, और उस स्क्वायर ब्रैकेट में आपके लिगैंड भी आते हैं। तो जिस ब्रैकेट के अंदर हम धातु और लिगैंड दोनों को रखते हैं, देख रहा है इस ब्रैकेट को, ये वाला, जिस ब्रैकेट के अंदर अगर हम धातु और लिगैंड को रखते हैं, उसी ब्रैकेट को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उपसहसंयोजी मंडल या आकर्षण का प्रथम क्षेत्र। ये हो गया हमारा। अब इतना बनाने के बाद ये जो डेफिनेशन हो गया, अब इसके बाद थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइज कर ली जाए, क्योंकि इस पार्ट में आपको ज़्यादातर लिगैंड और धातु के बारे में फोकस करना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लिगैंड की। लिगैंड का मतलब होता है, जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन पेयर को देने वाला। लिगैंड के प्रकार देखते हैं, है ना, लिगैंड के प्रकार देखते हैं। तो देखो, लिगैंड एक होता है, नेचर के हिसाब से अगर देखें लिगैंड को तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर हम लिगैंड को दो टाइप से बांटते हैं, है ना, एक देने के आधार पर, देने के आधार पर मतलब डोनेशन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? एक आता है लिगैंड का जो क्लासिफिकेशन होगा वो डोनेशन के बेसिस पर होगा, देने के आधार पर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन के बेसिस पर। और एक होगा उसके नेचर के बेसिस पर, मतलब उसकी प्रकृति के आधार पर, मतलब जो लिगैंड होगा वो किस नेचर का होगा। तो आप देखेंगे जब देने के आधार पर आएगा तो देने के आधार पर में आप 3 लिखेंगे, है ना। एक आएगा आपका एक दंतुर लिगैंड, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं यूनिडेंटेड लिगैंड, नोट करते जाइएगा आप। एक दंतुर लिगैंड या इसको हम बोलेंगे यूनिडेंटेड लिगैंड। एक आता है द्विदंतुर लिगैंड या इसी को हम बोलते हैं बाइडेंटेड लिगैंड। और एक आता है आपका बहुदंतुर लिगैंड या इसी को बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगैंड या हेक्साडेंटेड लिगैंड। तो ये 3 टाइप के होंगे। अब आता है इसकी प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति का मतलब आपका नेचर आ गया। तो नेचर में आपका आ जाएगा ऋणात्मक लिगैंड, एक आएगा ऋणात्मक लिगैंड जिसको अपन नेगेटिव लिगैंड बोलते हैं, एक आएगा आपका धनात्मक लिगैंड जिसको अपन पॉजिटिव लिगैंड बोलेंगे, और एक आएगा आपका उदासीन लिगैंड। तो ये 2 प्रकार से मैंने इसको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा देने के आधार पर, डोनेशन के बेसिस पे, मतलब अगर लिगैंड डोनेट कर रहा है तो कैसे होगा।
तो मैंने सबसे पहले आपको बताएगा एक दंतु लिगांड। तो एक दंतु लिगांड में कोई भी उदाहरण लीजिएगा जिसमें देने वाला कोई एक होगा, जैसे अमोनिया और वाटर, ये एक दंतु लिगैंड के एग्जाम्पल है। आप देख रहे हो क्यों, आप देखेंगे कि अमोनिया और वाटर जो आपका एक दंतु लिगैंड होंगे, मतलब वह मोनोडेंटेड लिगैंड है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन दे सकता है और इसमें नाइट्रोजन दे सकता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। दूसरा आता है द्विदंतु लिगैंड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगैंड। बच्चों बाइडेंटेड लिगैंड, जैसे बाइडेंटेड लिगैंड का सबसे अच्छा एग्जांपल आप याद रखिएगा एथिलीन डाइएमीन, NH2 CH2 CH2 और NH2। आप देखेंगे कि एथिलीन भी है और डाइएमीन भी है, एथिलीन भी है और डाइएमीन भी है। तो दो लोग दे सकते हैं, इधर वाला भी दे सकता है, इधर वाला भी दे सकता है। तीसरा जो आएगा उसका नाम होगा बहुदंतु लिगैंड, इसका नाम है पता ही होगा, इसको EN भी बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन, शॉर्टकट में एथिलीन डाइएमीन, लिखते कैसे हैं, EN। तीसरा आता है बहुदंतु लिगैंड, इसको अपन बोलते हैं EDTA, है ना। इसका मैं स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा, आपको बगल में बताऊंगा, EDTA है ना। ये क्या है आपका, ये आपका बहुदंतु लिगैंड है। इसको फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एस्टेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एस्टेट। तो ये थे लिगैंड के प्रकार देने के आधार पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि लिगैंड के जो प्रकार हैं वो देने के आधार पर तो ये हो गए, एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर, ठीक है। अब ये तो हो गए। अब आप बोलोगे कि सर EDTA का स्ट्रक्चर आपने नहीं बताया बहुदंतुर लिगैंड का, तो उसका भी मैं स्ट्रक्चर आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। तो EDTA के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एथिलीन बनाएंगे ऐसे करके, उसके बाद इधर N लिखेंगे, इधर भी N लिखेंगे, एथिलीन डाइएमीन बन गया, और इधर आप टेट्रा एस्टेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टेट्रा एसिटेट, मतलब CH2 COO नेगेटिव, फिर इधर भी CH2 COO नेगेटिव, इधर भी आपका आ जाएगा CH2 COO नेगेटिव, इधर भी आपका आ जाएगा CH2 COO नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि इधर से भी दो दे सकते हैं, इधर से भी दो दे सकते हैं, और इधर से भी दो दे सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल हुआ, ये हुआ EDTA का, है ना। तो बच्चों ये हमारा हो गया बहुदंतु लिगैंड का, EDTA जो था वो एग्जाम्पल हो गया। अब बात आता है कि जब EDTA बहुदंतु लिगैंड है तो ये क्या है, धनात्मक लिगैंड, ऋणात्मक लिगैंड, ये सब। तो ऋणात्मक लिगैंड में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फ्लोरो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, है ना, साइनाइड, है ना, सल्फेटो, ऐसे करके डबल माइनस, कार्बोनेट डबल माइनस, उसके बाद आपका हाइड्रोक्सो, उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर नाइट्रो, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नाइट्रेटो, है ना, उसके बाद सल्फेट कार्बोनेट हो गया, और भी देखेंगे तो ऑक्सीजन रहेगा, तो ऑक्सीजन को ऑक्सो, है ना, फिर परऑक्सो, हाइड्रोक्सो, नाइट्रेटो, थायोसाइनेटो, SCN भी होता है, थायोसाइनेटो, है ना। तो ऐसे लिगैंड जिसमें कि आपका चार्ज के आधार पर देखेंगे, नेगेटिव चार्जेस रहेंगे। आप देखेंगे किसी किसी में सिंगल नेगेटिव चार्ज है, किसी किसी में डबल नेगेटिव चार्ज है। तो आप सल्फेट और कार्बोनेट को याद रखिएगा, और एक नाम याद रखिएगा C2O4 डबल माइनस, ऑक्सिलेटो। ये तीन नेगेटिव वाले हैं जिसमें डबल माइनस होता है। अब धनात्मक लिगैंड में आप याद रखिएगा एक नाम बस, नाइट्रोसोनियम, है ना, एक नाम ये काम आता है। उदासीन में आप याद रखिएगा पानी, जिसको हम एक्वा बोलेंगे, अमोनिया, जिसको अपन इस चैप्टर में एमीन बोलेंगे, उसके बाद कार्बोनिल और एथिलीन डाइएमीन। बस इतने नाम आप याद रखिए, एक्वा, अमोनिया, कार्बोनिल और एथिलीन डाइएमीन, ये चार आपको काम आ जाएंगे। तो ये हो गए हमारा प्रकार, है ना। ये हो गए किसके आधार पर, मैंने बताया प्रकृति के आधार पर, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। अब मैं आपको थोड़ा सा एक लाइटली चीज बता दूं कि आप पता कैसे चलाएंगे कि कौन सा संकुल कैसा होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा। तो कॉम्प्लेक्स भी तीन टाइप के होंगे, एक होगा धनात्मक कॉम्प्लेक्स, धनात्मक संकुल, या हम इसको पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। एक होगा ऋणात्मक संकुल, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, और एक होगा उदासीन संकुल, या हम बोलेंगे
न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये 3 कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब बात आता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कैसे पता लगाएंगे। तो आप देखिए, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर मैंने मान लीजिए कोई नाम लिखा है और यहाँ पर मान लीजिए मेरा 3+ लगा है, तो ये आपका पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो गया। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में मैंने देखा जैसे यहाँ पर लिखा Fe, यहाँ लिखा कोई नेगेटिव लिगैंड, यहाँ पर 6 लिखा और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 4-, तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज लगा है, तो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। उदासीन में मैंने एक नाम बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कोई भी एक नाम लिख लिया और यहाँ पर क्या कर दिया 4 कर दिया, तो देखिएगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल है, वो टेट्रा CO है, कैपिटल वाला C कैपिटल O और निकिल है। वहां पर कॉम्प्लेक्स के बाहर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है। तो याद रखिएगा कि इस आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो बच्चों, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो हम टॉपिक पढ़ेंगे अगली वीडियो में, उसमें हम देखेंगे IUPAC नामकरण। क्या? IUPAC का नामकरण, नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर, मतलब हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर देखेंगे किसका, IUPAC का नामकरण देखेंगे, ठीक है, किसका, इस कॉम्प्लेक्सेस का। दूसरा हम देखेंगे इसके बाद समावयवता, जिसको हम आइसोमेरिज्म बोलेंगे। और तीसरा टॉपिक देखेंगे अपन, ठीक है, एक देखेंगे VBT और उसी में आएगा हमारा CFT। अब ये जो 3 टॉपिक मैंने जो बताए, ये ही 3 हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। है तो छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना। मतलब पहला याद रखिएगा कि इतना पढ़ने के बाद जो सेकंड वीडियो या जो थर्ड वीडियो आएगा, उस सेकंड और थर्ड वीडियो में नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, उसके बाद आपका संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, और क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत पढ़ेंगे। इसी चीज़ को डिटेल में हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आप इतना आपको वीडियो को करिए, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।